हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए थे और नेशनल इनकम के बारे में बताया था और समझाया था। आज हम इसके मेजरमेंट पे डिस्कस करेंगे, और जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं यानी कैलकुलेशन की बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड आता है। आप अगर स्टूडेंट हैं या नहीं, दोनों सूत्र के अंदर आप ये वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो आपको नेशनल इनकम के मेजरमेंट के हवाले से बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो बिल्कुल जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ और आगे तक देखें, ताकि तमाम के तमाम ये मेथड जो है हम वन बाय वन देखें और उसको समझ सकें। ये तीन मेथड के बारे में डिस्कस किया था, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन मेथड। बारी बारी हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। जब हम किसी मेथड या नेशनल इनकम की बात करते हैं या कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सवाल ये होता है कि नेशनल इनकम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, कि क्या वजह है कि नेशनल इनकम के बारे में हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसकी वजूहात ये सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हम गवर्नमेंट जो होती है, इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर कर सकती है अगर नेशनल इनकम एक्यूरेटली कैलकुलेटेड होगी। इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं पूरे साल के अंदर, उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम होता है किसी भी कंट्री का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? साल भर में एक शख्स की इनकम, यानी कि एवरेज इनकम किसी भी शख्स की किसी मुल्क की एक साल की। इसी तरह से जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए, तो वो प्लानिंग जो है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए जो है वो नेशनल इनकम गाइडेंस देती है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट बजट मेकिंग करती है, बजट के लिए भी इनकम के बारे में एक्चुअल पिक्चर का होना सामने बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह से नेशनल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इसी तरह से इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट या डिफ्लेशनरी गैप को एडजस्ट करना, ये सारे काम नेशनल इनकम की मदद से हो सकते हैं अगर नेशनल इनकम एक्यूरेटली कैलकुलेटेड हो तो। हमें तमाम बेनिफिट हासिल होते हैं इनकम को कैलकुलेट करने के। इसके अलावा और कई ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन चूंकि टाइम की शॉर्टेज होती है तो इसलिए हम सारे टॉपिक को डिस्कस इस वीडियो में हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और आगे जो सबसे पहला अप्रोच है, सबसे पहला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा आपको, जब आप एक्सपेंडिचर अप्रोच के जरिए से इनकम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं नेशनल इनकम, तो सबसे पहले आपने कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैलकुलेट करनी है। यानी गवर्नमेंट जो है पूरे साल के अंदर जिस कंज्यूमर ने जो भी गुड्स सर्विसेज परचेज की है उसको ऐड कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि तमाम डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ही गवर्नमेंट को मिलता है, और जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड नहीं होता वो गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पाती। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का तमाम रिकॉर्ड जो होता है, बिजनेस स्पेंडिंग, बिजनेस जितनी स्पेंड करता है कैपिटल गुड्स को बाय करने पे, इन्वेंट्री, बिजनेस का स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ों पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐड हो जाती हैं एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। इसी तरह से आगे क्या चीज़ होती है, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट डैम बना रही है, ओवरहेड ब्रिज बना रही है, बसेस, ट्रेन, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, और जितनी भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क में रहते हुए अपने लोगों के साथ पे करती है, वो तमाम की तमाम स्पेंडिंग जो है यहाँ पे ऐड कर ली जाती है। इसी तरह से नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो भी टोटल एक्सपोर्ट है उसमें से टोटल इंपोर्ट को माइनस कर लें तो जो वैल्यू आती है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाती है। तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू को भी ऐड कर लें, तो ये तमाम को ऐड करेंगे तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें वाई जो है वो नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को कर रहा है, ये आई जो है फॉर्मूले का वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, एक्स जो है वो एक्सपोर्ट को, और एम जो है वो इम्पोर्ट को। तो ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा तो नेट एक्सपोर्ट हमारे सामने ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले की मदद से तमाम चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ऐड और लेस होती हैं, एक्सपेंडिचर जरिए से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। इसको हम और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन। तो अब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस तरह से नेशनल इनकम जो है एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ मैंने जो है वो एग्जांपल ली हुई है, तमाम ये वैल्यूज है मेंशन की हुई कि ये सारा जो फॉर्मूला है सी प्लस आई जी एक्स माइनस एम, ये वही फॉर्मूला है जो आपने भी देखा। इन तमाम फॉर्मूले की वैल्यूज मेंशन है, तमाम डेटा अवेलेबल है आपके पास, इस डेटा को इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करते हैं। फॉर्मूला वही है आपके, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
तो आप देखते जाएं कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है, 800 बिलियन रुपीज आपने यहाँ मेंशन कर दिया। इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू आएगी, 350 बिलियन रुपीज, वो आपने मेंशन कर दिया। इस तरह जी, एक्स और एम की वैल्यू बारी बारी यहाँ पे इस तरह मेंशन करते चले हैं। ऐड और लेस करेंगे तो टोटल वैल्यू आपके पास आ रही है, इनकम, नेशनल इनकम तो आपके पास आ रही है 1500 बिलियन। तो ये आपने एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए से टोटल यानी कि नेशनल इनकम आपने जहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ये बहुत अहम नोट है, इसको आप समझ लीजिए। हमने जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया अभी एक्सपेंडिचर मेथड से, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ये आमतौर पे यूज होता है कब, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग करना चाहें या कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना चाहें। हम देखना चाहेंगे कि कंज्यूमर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, कंज्यूमर कितनी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है चीजों पे और कौन कौन सी चीजों पे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं। अगला जो मेथड है वो है हमारे पास इनकम अप्रोच के जरिए से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला मेंशन किया है, इस फॉर्मूले की मदद से हम तमाम चीजों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वेजेस और सैलरी होनी चाहिए। तो जितनी भी वेज और सैलरीज पूरे साल में इकोनॉमी के अंदर वर्कर्स को मिलती है, एम्प्लॉइज को मिलती है, वो तमाम की तमाम को रिकॉर्ड कर लिया जाए, एडअप कर लिया जाए। इसके बाद जो दूसरा आर है वो रेंटल इनकम है, कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी रेंटल इनकम, वो प्रॉपर्टी से हो, व्हीकल से हो या किसी अदर सोर्स से हो, तो जो भी रेंटल इनकम होगी वो यहाँ पे ऐड कर ली जाएगी। तीसरा है आपके पास इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम, आप लोन के जरिए से किसी को आपने लोन पे किया, लोन दिया है और उससे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह से जितने भी इंटरेस्ट के सोर्सेज हैं जो कि इनकम जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद चौथा है प्रॉफिट। तो आपके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट पूरे साल में अर्न हो रहा है, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने बिजनेसेस रन हो रहे हैं उन सब का प्रॉफिट जो पूरे साल का अर्न हो रहा है वो भी यहाँ पे ऐड होगा। जो आईटी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपने लिखा, और सब्सिडीज आपने लिखा। इन दोनों फिगर्स को आपने माइनस कर देना है इसमें से। तो ये एक इनकम अप्रोच के जरिए से एक कुछ कंटेंट था जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इनकम अप्रोच को कैलकुलेट करेंगे तमाम चीजें आपने कंसिडर करनी है। तो अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, ये इसका डेटा मौजूद है, ये फॉर्मूला, और यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, वेजेस, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट, इनकम टैक्सेस और सब्सिडीज, ये तमाम की वैल्यूज मेंशन है। इन तमाम डेटा को आपने डालना है फॉर्मूले के अंदर। कौन सा फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला मेंशन है। आप ये तमाम की वैल्यूज पुट कर दी, ऐड और लेस करने के बाद आपके पास 1500 बिलियन का आंसर आ गया। यानी कि आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट की किसी खास एक मुल्क की पूरे साल की, तो वो पूरे साल की जो नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई है एक्सपेंडिचर मेथड से, वो भी 1500 बिलियन थे। और अब आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट की इनकम मेथड से, तो ये भी आंसर 1500 बिलियन आया है। मेथड कोई भी अडॉप्ट करेंगे, सेम कैलकुलेशन नेशनल इनकम की आपके सामने आएगी। अब इसका नोट, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए, ये जो मेथड है हम जो पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, इनकम मेथड, ये आमतौर पे जो डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शंस की जो इनकम है सेपरेट गवर्नमेंट जानने के लिए ये मेथड यूज करती है, जिससे तमाम इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उसकी इनकम बारी बारी या अलग अलग जो है वो गवर्नमेंट हाईलाइट कर सकती है। तो इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। अब जो तीसरा और आखिरी मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन अप्रोच या फिर वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होगा, इसे बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। जो कंट्री में आप चीजें प्रोड्यूस की गई हैं पूरे साल में, उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। इस तो ये इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में वाई जो है वो आपकी इनकम है, नेशनल इनकम जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टीओ क्या है, टोटल आउटपुट, जो पूरे साल में जो चीजें प्रोड्यूस की गई हैं, ये टीओ टोटल आउटपुट वो होता है। इसके बाद आपने प्लस कर देना है इसमें एनएफपी। एनएफपी क्या होता है, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, इन नेट फैक्टर पेमेंट जो कि बाहर मुल्कों से आपके पास आ रही है। सब्सिडीज क्या होती है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है इंडस्ट्रीज को। इसके बाद आपने माइनस कर देना है आईजी को। आईजी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर आप की फैक्ट्री है जिसमें आप बॉल पेन बनाते हैं, वो बॉल पेन फिनिश गुड्स में जब होगा या तैयार होगा तो वो 100 रुपए का बन रहा है। अगर आपने 100 रुपए आपने 100 रुपए काउंट करने के बाद उसमें मजीद 20 रुपए उसके इंक के भी ऐड कर लिए, तो ये तो फिर 120 का हो गया, डबल काउंटिंग होगी। जब फिनिश गुड्स एक दफा आप काउंट कर लें तो उसमें शामिल होने वाली तमाम रॉ मटेरियल को आप शामिल नहीं करते। अगर आप करेंगे तो इस तरह से ये तमाम चीजें ट्वाइस काउंटिंग हो जाएगी और आपने इसको अवॉइड करना है। और अगर ऐसा हो चुका है तो आपने उसको ऐसे माइनस कर देना है। इसके बाद डेप, डेप जो है डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो भी कैपिटल गुड्स इस्तेमाल किए, तो तमाम कैपिटल गुड्स की वेयर एंड टेयर जो होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तमाम के तमाम, जीएसटी और वैट वगैरह आपने इसको माइनस कर लेना है। इन तमाम को ऐड और लेस करने के बाद आपके पास जो चीज कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी नेशनल इनकम विद प्रोडक्शन मेथड। इसको यहाँ पे हम प्रॉपर इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, प्रॉपर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें तमाम डेटा मौजूद है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी हुई है, इंडस्ट्री की कितनी प्रोडक्शन थी, सर्विसेज में कितना आपने अर्न किया, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे, सब्सिडीज कितनी दी गई। तो ये तमाम चीजें पूरे साल की जो एक्टिविटीज थी वो यहाँ अपने डेटा में मेंशन करती। फॉर्मूला वही है जो आपने देखा, आपने यहाँ फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूले की तमाम वैल्यूज यहाँ आपने मेंशन कर दी जो कि डेटा में अवेलेबल है। आपने इसको एड और लेस किया तो 1500 बिलियन का अमाउंट आ गया यहाँ पर। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने नेशनल इनकम को तीन डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया और तीनों का आंसर सेम आया। तो गवर्नमेंट किसी भी एक मेथड से ये कैलकुलेट कर सकती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ये मेथड जो आमतौर पे जो बेस्ट होता है वो तब होता है जब सेक्टर वाइज आप इकोनॉमी को मेजर करना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, कितने आउटपुट है, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कितनी आउटपुट है, सर्विसेज से कितना कमाया, और फर्दर और जो और सेक्टर है इकोनॉमी के उसमें आप कितना कमा रहे हैं या कितना अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से मेजर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो तमाम सेक्टर जो है वो यूज करती है। तो ये हमने तीनों चीजें, तीनों मेथड ने समझ लिया और तीनों मेथड के अंदर देखा आपने सेम वैल्यू जनरेट हुई है। अब हम देख लेते हैं कि ये तीन डिफरेंट मेथड्स है, तो इन तीनों में से कौन सा मेथड जो है वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेस्ट होता है। तो पहला हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती है ना, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, ये मेथड उनके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है ताकि वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के रोल को अपनी इकोनॉमी के लिहाज से जांच सकें। इसी तरह से हमने दूसरा जो मेथड पढ़ा था इनकम मेथड और तीसरा पढ़ा था प्रोडक्शन मेथड। ये दोनों मेथड जो है ना वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए जो आमतौर पे अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं, ये उनके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। और सबसे अहम बात कि ये तमाम मेथड ही बेसिकली आइडियली यूज होते हैं इकोनॉमी में नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। और डिफरेंट डेटा अवेलेबल होता है, कहीं अवेलेबल नहीं होता, तो डेटा की अवेलेबिलिटी की लिहाज से भी ये चीज़ें मेजर करती हैं या काउंटेबल होती हैं। अच्छा, अब हमने चूंकि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया, तीनों डिफरेंट मेथड्स को हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो वो फेस करते हैं जिसकी बेस पे समटाइम नेशनल इनकम एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं हो पाती। तो सबसे पहला जो उसमें हर्डल या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट डेटा। यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा, डॉक्यूमेंटेड डेटा वो समटाइम अवेलेबल नहीं होता। तो फिर आप उस मुल्क में नेशनल इनकम को 100% एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इसके अंदर लिमिटेशन आपके पास आपको फेस करनी पड़ती है। इसी तरह से नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बहुत सारी होती है। मिसाल के तौर पे आपकी जो फैमिली के लोग हैं वो आप लोग को सर्विस दे रहे हैं, आपकी जो फैमिली में से कोई डॉक्टर है, आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो वो आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं। अब वो फ्री सर्विस दे रहे हैं तो ये नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी होती है और फिर इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, डॉक्यूमेंटेशन इसकी इकोनॉमी के अंदर नहीं हुई। इसकी बात कर लेते हैं। यही बात हमने अभी की कि जो फ्री सर्विसेज होती हैं बेसिकली, कि आपकी मदर जो है वो आपको टेक केयर कर रही है और विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सर्विस चार्जेस, तो वो भी फ्री सर्विस के अंदर आती है। फिर वो डॉक्यूमेंट भी नहीं होती और वो नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं बनती। अगर आप यही काम किसी और से करवाएं तो आपको पे करना पड़ेगा और वो पेमेंट जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी। टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा, अगर टैक्स चोरी हो रहा है, टैक्स को छुपाया जा रहा है, तो फिर इनकम सही से कैलकुलेट नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं पूरे साल के अंदर। अब अगर वो टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को 1 करोड़ दिखाने के बजाय 70 लाख रुपए दिखाती है, तो 30 लाख रुपए पे जो टैक्स लग सकता था जिससे गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती, तो वो इनकम जनरेट नहीं हो सकी। तो ये टैक्स इवेजन भी सही तरह से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में रुकावट बनता है। इस तरह से मास इलिटरेसी, वो ममालिक जो कि अंडर डेवलप होते हैं वहां पे लिटरेसी रेट चूंकि कम होता है तो लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारी चीजें वो अनडॉक्यूमेंटेड जो है वो कर रहे होते हैं। और जब चीजें अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं तो वो नेशनल इनकम के रिकॉर्ड में नहीं आ पाती और फिर सही तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हो पाती। इसी तरह से अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज अगर मुल्क के अंदर हो रही हैं, लेट्स सपोज गैम्बलिंग है, बैटिंग है,
ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, स्मगलिंग है, जो तमाम चीज़ें वो होती हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं, और जो चीज़ें अनडॉक्यूमेंटेड होंगी वो चीज़ें रिकॉर्ड पे नहीं आएंगी, तो वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनेगी और वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में शामिल भी नहीं होंगी। तो ये कुछ इसकी चैलेंजेस थे जो कि हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में चैलेंज होते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी आज का लेक्चर। आपको यकीन समझ में आया होगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें ताकि इस तरह की आसान वीडियो आपके पास आते रहें और अपनी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करें और अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।